नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स चैनल पर। और 17 बीपीएससी मेंस के लिए इससे पहले हमने आर्ट एंड कल्चर में मौर्यन आर्ट करा चुका है और जीएस 2 सेक्शन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में हमने आपको जुडिशियल एक्टिविज्म यानी कि न्यायिक शिक्षिता को मैंने करा चुका है। अब हम इतिहास, कला और संस्कृति, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन GS1 के सेक्शन में आज पटना कलम पढ़ने वाले हैं और इसमें CMA नोट्स को मैं दिखाऊंगा और एक बेसिक्स सबसे पहले आपको एक जनरेट करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि आज तक जो सवाल पूछा गया है कि पटना कलम की विशेषताओं का वर्णन करें, उसके अलावा क्वेश्चन घुमा के पूछते तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, केवल नोट्स रट लीजिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हम आज आपके सबसे पहले आपको 5 मिनट कंसेप्ट बनाने वाले हैं कि पूरी कहानी क्या थी पटना कलम की, और पटना कलम आखिर में हम लोग देखेंगे कैसे यहाँ से उसके समाप्त होने का कारण क्या था, इस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा और हम इसमें आज एकदम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे पटना कलम क्या है। आज के बाद से कोई वीडियोस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ आप पढ़ना चाहते हैं, तो टोटल आपके लगभग 30 के आसपास आपको टेस्ट मिलेंगे, जिसमें सेक्शनल और फुल लेंथ होंगे। एक सप्ताह में 3 टेस्ट लिया जाएगा, GS1, GS2 और ऐसे का टॉपिक दिया जाएगा सप्ताह में पहले, उसका नोट्स दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। जैसे कि आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाला टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का सेपरेट ग्रुप है। नोट्स हिंदी वाले को हिंदी में, इंग्लिश वाले को इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाएगा। रैंक्स, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर, ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे भी आपके क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 9117166347 पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कोई भी क्वारी लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। आपको फ़ी 1500 है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इसका आज ही सेशन है आपको रात में 8 बजे, और गूगल मीट पे ऐसे के लिए, और कल और परसों आपका टेस्ट है। तो आज जुड़ जाएं तो आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि कल का टेस्ट और परसों का टेस्ट अटेंड कर पाएंगे आप, नहीं तो फिर आप पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बिगनर से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है करना क्या है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें चीज़ों को क्या है। सबसे पहले पटना कलम के बारे में हम जानना चाहें तो पटना कलम जो है ये स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे बिहार में शिफ्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक हम लोग लेके चलते हैं कि आपको याद होगा कि हुमायूं जहांगीर के टाइम पे मुगल चित्रकला जो है काफ़ी चरमोत्कर्ष पे था, और दिल्ली जो था चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, क्योंकि जहांगीर जैसे शासकों ने चित्रकला को संरक्षण दिया। लेकिन जहांगीर के बाद से धीरे धीरे अन्य शासकों का जब आना हुआ, और जब औरंगजेब गद्दी पर बैठता है तो औरंगजेब को किसी तरह से आपको इंटरेस्ट चित्रकारी में नहीं होती है, जिसके कारण वो चित्रकला को संरक्षण देना बंद करता है। और जब संरक्षण देना बंद किया तो वहाँ से धीरे धीरे कलाकार जो है शिफ्ट करना स्टार्ट किए। यह है दिल्ली, और दिल्ली से कुछ कलाकार उत्तर की तरफ मूव किए, जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में इधर मूव किए, कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में मूव किए, और कुछ हमारे मुर्शिदाबाद जो था पश्चिम बंगाल वहाँ मूव किए। मुर्शिदाबाद में आपको उस समय मुर्शिदाबाद की कहानी हमको समझना है कि 1760 में मुर्शिदाबाद में वहाँ का नवाब मीर जाफ़र हुआ करता था। आपने पढ़ा होगा, बंगाल का नवाब मीर जाफ़र हुआ करता है। जब दिल्ली से मूव होकर ये कलाकार आते हैं मुर्शिदाबाद में, तो मीर जाफ़र का इंटरेस्ट था चित्रकला में, और एक कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्ट दिखाया और इनको संरक्षण प्रदान किया। संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ ही धीरे धीरे यहाँ चित्रकला क्या हुआ, उभरता गया। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सका, और इसका जो पुत्र था जिसका नाम था मीरान, जब ये गद्दी पर आता है तो मीरान को किसी तरह से चित्रकला में इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके साथ ही फिर से यहाँ कलाकार मूव करते हैं और ये पटना की तरफ मूव करते हैं, और पटना में जाकर पटना कलम यहाँ से शुरू होता है। तो आपने इसका इतिहास देख लिया कि कैसे कैसे चीज़ों को हुआ कि औरंगजेब संरक्षण नहीं दिया तो मुर्शिदाबाद आए, मुर्शिदाबाद में मीर जाफ़र ने इसका संरक्षण प्रदान किया, और मीर जाफ़र के बाद से यहाँ पर पटना में ये लोग आए, और पटना में इनको चित्रकारी का संरक्षण
मिला। यानी कुल मिलाकर कहें तो पटना कलम का इतिहास कहीं ना कहीं मुर्शिदाबाद से ही जुड़ा हुआ है, और ये चित्रकार पहले के दिल्ली के ही चित्रकार स्टार्टिंग में थे। अब इस स्टाइल, ये पटना स्टाइल को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग कंपनी स्टाइल के नाम से भी हम लोग संबोधित करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको कंपनी स्टाइल यानी कि ब्रिटिश शैली से मिलती जुलती थी, और कई शैलियों से इसका मिश्रण था। पटना कलम में दो श्रेणी शैलियों का मिश्रण देखा जाता है। एक तो आपको इसको मिश्रित शैली इसीलिए कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें मुगल चित्रकारी का भी कुछ लक्षण देखे जाते हैं, और कुछ आपको कंपनी यानी कि यूरोपीय शैली का भी लक्षण देखे जाते हैं। लेकिन आपको आगे चलकर अंतर पूछा जा सकता है, जैसे पूछा गया है पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, तो सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि पटना कलम की चित्रकला की प्रमुख शैलियों का विश्लेषण करें या आपकी विशेषताओं को बताएं, और साथ ही यह मुगल चित्रकला से किस प्रकार भिन्न था इसको भी रेखांकित करें। तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलता जुलता कुछ था, लेकिन आपको ये मिश्रित था दोनों का, कंपनी स्टाइल ये आपको ब्रिटिश शैली का और मुगल शैली का। लेकिन इसका अंतर भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप इसका अंतर नहीं जान सकते हैं। हम बात करें पटना कलम की, तो इसकी शुरुआत 1760 से मानी जाती है, और ये अंतिम जो पटना कलम के चित्रकार थे जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, जो 1949 में उनका देहांत होता है, वही 1950 तक पटना कलम का इतिहास माना जाता है। ये 200 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास पटना कलम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और 200 वर्षों तक ये पटना कलम चलता रहा। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं तो इसकी खास बात क्या थी पटना कलम की, आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन कुछ आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नोट से पढ़ेंगे। इसकी खास बात ये थी कि पटना कलम में, जहाँ की मुगल शैली में देखिएगा तो मुगल शैली में दरबारी चीज़ें दिखाई जाती थी, दरबारी जो भव्यता होती थी, जहांगीर का फोटो हो गया, कुछ कुछ इस तरह से। लेकिन पटना कलम सब चित्रकला शैली से इसलिए भिन्न थी क्योंकि ये आम जनजीवन की चीज़ों को ये लोग डिनोट करते थे। जैसे कि कुछ फिगर मैं दिखा दूं तो यहाँ पर देखिएगा बढ़ई काटता हुआ लकड़ी को दिखाया गया, एकदम आम जनजीवन की। तो इसमें बढ़ई काटता लकड़ी काटता बढ़ई को दिखाया गया है। मछली बेचती औरत को दिखाया गया है। सारा फिगर मैं दिखाऊंगा आपको कि जो मछली बेचती है आम जनजीवन में, वो औरत को दिखाया गया है, क्योंकि जो इसके चित्रकार थे वो भी आम जनजीवन के थे, राजकीय संरक्षण में नहीं थे ये। तो मछली बेचती औरत हो गया, बढ़ई काटता लोहार हो गया। धार्मिक चीज़ों को दिखाया गया, जैसे कि धार्मिक चीज़ों को दिखाया गया है, जैसे होली में रंग डालता हुआ एक दूसरे पे व्यक्ति को दिखाया गया है। इसके अलावा दरबार में जो महिलाएं जो शराब पीती थी उसको दिखाया गया है, और आम जनजीवन की चीज़ों को भी दिखाया गया है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि आप मदरसा में बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया गया। कई चीज़ें हैं ऐसी चीज़ को दिखाया गया है। कुछ फोटोज़ के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक फ़ोटो तो आप सामने देख पा रहे हैं, और फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ढोलक बजाते हुए लोग हैं, इनको दिखाया गया है। आगे देखिएगा कुछ चीज़ें और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। नाई को देखिए, नाई जो है हजामत बना रहा है नाई, इसको दिखाया गया है। देखिए मछली बेच रही औरत, इसको दिखाया गया है। मतलब कुल मिला जुला के है कि आम जनजीवन की जो चीज़ें होती है, आम जनजीवन में जो चीज़ें आपको देखते हैं, हल जोतता किसान को दिखाया गया है, आम जनजीवन को चीज़ों को दिखाया गया है। यही सबसे बड़ी विशेषता है पटना चित्रकला शैली का। लेकिन कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको बता दूं, इसकी स्पेशल विशेषता क्या थी कि जहाँ कुछ अंतर मैं पहले ही बता दूं ताकि आपको आगे मतलब समझने में दिक्कत ना हो। अब इसमें जो होती थी, इसमें नाक जो था ना, देखिएगा नाक थोड़ा सा नुकीला बनाया जाता था। मोछ जो था इसको थोड़ा सा नुकीला बनाया जाता था। भौवें जो आईब्रो होती हैं उसको भी थोड़ा सा गहरा, और आंखों को गहरा बनाया जाता था। ये इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। और मुंह को पतला बनाया जाता था, चोक टाइप का, ठीक है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अंतर कैसे रखता है मुगल शैलियों से, कि जैसे मुगल शैली में जो था ना, इसके बैकग्राउंड को दिखाया जाता है। बैकग्राउंड पर्दा वगैरह पे कुछ बनाते हैं ना, देखिए बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है, लेकिन इसका बैकग्राउंड नहीं होता था पटना कलम का, यानी कि बैकग्राउंड व्हाइट होता था, जिसको हम लोग बैकग्राउंड नहीं मानते हैं। देखिए तो व्हाइट दिख रहा है ना, कहीं इसकी चित्र देखिएगा तो व्हाइट बैकग्राउंड दिखेगा, दिखा रहा हूं आपको, देख रहे हैं ना, व्हाइट बैकग्राउंड। अब इसका मतलब लोग कहते थे कि इसका कारण ये था
कि लोगों को मेन फोकस क्या हो, विषय वस्तु पे हो सके, जो चीज़ें हैं उस पे हो सके, इसीलिए बैकग्राउंड को वाइट बनाया जाता था। लेकिन मुगल शैली में देखिएगा तो बैकग्राउंड को वाइट नहीं बल्कि कुछ स्पेशल बनाया जाता था ताकि उनको समझ में आए। दूसरा इसकी विशेषता थी, मुगल शैली से अलग कैसे था ये, कि इसकी जो बॉर्डर होती थी ना, बॉर्डर इसकी बॉर्डर पे फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन मुगल शैली में मैं आपको दिखा रहा हूँ बॉर्डर कितने नक्काशीदार होते थे, दिखा रहा हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे ये मुगल शैली है और इसमें राजाओं को दृश्य बनाया तो गया है, लेकिन इसके अलावा इसके बॉर्डर जो देख रहे हैं ना, बॉर्डर कितना चमकीला और कितना अट्रैक्टिव बनाए गए हैं। तो ये मुगल शैली थी। लेकिन पटना कलम शैली में इस तरह की चीज़ें आप नहीं देखेंगे कि बॉर्डर को स्पेशल अच्छा से दिखा के बनाया गया हो, क्योंकि फिर उनका कहना था कि मेन फोकस किस पे हो सके, मेन हमारे विषय वस्तु पे हो सके, इसलिए बॉर्डर को ये लोग उतना अट्रैक्टिव नहीं बनाते थे, बॉर्डर पे उतना फोकस नहीं करते थे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये लोग प्रकृति से लेके खुद से रंगों का इस्तेमाल करते थे। रंग से पहले हम जाने कि जो ये ब्रश यूज करते थे ना, ब्रश तुलिका जिसको कहते हैं, आप नहीं करते हो, पेंटिंग वगैरह करते हो तो देखना कि पेंटिंग का एक डंटी होता है ऐसे, और डंटी में ऐसे ब्रश टाइप का होता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी चीज़ों को। तो ये पेंटिंग का जो डंटी होता था, ये सब जानना जरूरी है आपको। ये किसका होता था? पक्षी का। देखना, पक्षी का जो ऐसे होता है ना पंख, उस पंख में एक बीच में व्हाइट होता था, इस व्हाइट वाले को ले लेते थे और गिलहरी के बाल को लेके इसमें छेद जो होता था, इस छेद में ऐसे फंसा के और इसको बांध के ऐसे ये लोग पेंटिंग करते थे। अब इनको इसलिए इतना विशेष माना जाता है कि कभी कभी एक बाल लगा के भी ये लोग पेंटिंग करते थे। समझिए इसको कितना इनको महारत इसमें हासिल था। दूसरा चीज़ ये है कि पहले क्या था कि पहले की चित्रकारी में पहले आरेखन होता था कि ऐसे हम लोग कर देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, इसमें कलर भरेंगे। लेकिन इनको अपने हाथों पे इतना कमांड था कि आरेखन साथ साथ उसी से करते जाते थे और उसी में साथ साथ कलर भी भरते जाते थे। इनकी खास विशेषता थी। अब कहा जाए कि इनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था, इस पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। अब तो हम डिटेल से में नोट से देखेंगे। इनका प्रमुख क्षेत्र था पटना हो गया, आरा हो गया, मुगलपुरा हो गया, दीवान मोहल्ला हो गया, मच्छरहट्टा हो गया, दानापुर पटना हो गया। ये सारी क्षेत्र क्या थी, प्रमुख थी इसके लिए। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, कलर पे। ये लोग कलर यूज करते थे क्या, भूरा, पीला, नीला, और किस लिए, किस चीज का बना होता था ये कलर आप खुद से ये लोग बनाते थे। जैसे कि पीला कलर के लिए या तो आप मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते थे, या फिर गाय को ज्यादा हल्दी खिला के उसके मूत्र का यूज करके पीला कलर बनाते थे। इसी प्रकार अन्य कलर का कहीं ना कहीं ये लोग स्रोत लेके बनाते थे। अच्छा, ये चित्र बनाते किस पे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या तो कागज पे बनाते थे, ये कागज आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो कागज पे बनाते थे या फिर एक हाथी दांत पे। हाथी दांत देखा होगा आपने, हाथी दांत पे ये लोग फिगर को ड्रॉ करते थे, चित्र को ड्रॉ करते थे। अब कहेगा हाथी दांत पे कहाँ सर, और हाथी दांत पे क्यों? क्योंकि कोट जो पहनते थे ना अंग्रेज लोग, तो कोट में देखिएगा ऐसे बटन टाइप का, स्टाइलिश टाइप का दिखता है, तो वो हाथी दांत में ही ड्रॉ करके वो लोग बनाते थे। तो ध्यान रखिएगा, पटना कलम चित्र शैली जो है या तो कागज पे, हाथी दांत पे, इसके अलावा धातु और शीशा पे भी बनाए जाते थे, लेकिन कागज और हाथी दांत आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि इसके प्रमुख चित्रकारों का नाम बताइए, तो इसमें प्रमुख चित्रकार, इसे पुरुष स्टाइल भी कहा जाता है, पुरुषों की शैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पुरुष लोग ही इन्वॉल्व थे। 2 महिलाएं थी, जिनको पता होगा नाम, उनका नाम कमेंट करके बता सकते हैं कि 2 महिलाएं भी थी, उनका नाम आप बता सकते हैं। पटना चित्रकला में हुलास लाल, महादेव लाल, माधव लाल, शिवदयाल, यमुना प्रसाद, राधा मोहन बाबू और आखिरी चित्रकार जो थे ईश्वरी प्रसाद थे, जिनका 1949 में देहांत होता है और इसके साथ ही पटना शैली समाप्त हो जाता है। तो मैंने ओवरव्यू बता दिया पटना शैली का, और मुझे लग रहा है कि आपको एक ओवरव्यू दिमाग में चला गया होगा कि पटना शैली होता क्या है। अब नोट्स के माध्यम से मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, हर चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। लेकिन एक चीज़ और है कि पटना शैली की हो सकता है कि आपसे आलोचना पूछ दे कि इसमें कमियां क्या थी। तो इसमें कमियां मैं कुछ कुछ बता दूं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसकी आलोचना क्या थी, चलिए हम देखते हैं। इसकी आलोचना कहते हैं कि इसका बैकग्राउंड या बॉर्डर नहीं होता था उतना। ठीक है, इसकी पहले आलोचना ये कही जाती थी कला समीक्षकों द्वारा, और इसको कहा जाता था कम खर्च के उद्देश्य से ये लोग ऐसा करते थे, ताकि हमको खर्चा भी कम पड़े और फोकस हमारा जो बिंदु हो, हमारा विषय वस्तु हो सके। तो ये पहला इसकी क्या थी, कमी। लोग कहते हैं कि बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर इसमें नहीं हुआ करते थे। अब कहते हैं कि एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पटना कलम के समाप्त होने का कारण क्या था, क्योंकि हमारा एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज भी पटना म्यूजियम में चले जाइए, खुदाबख्श लाइब्रेरी में चले जाइए, और लंदन के आपके वहाँ म्यूजियम में चले जाइए, अभी भी आपको पटना कलम की चित्रकारी देखने को मिलेगी। लेकिन इसके समाप्त होने का कारण क्या था, ये दुख की बात है कि समाप्त हो गया।
इसका कारण ये था कि उस समय लिथो प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। लिथो प्रेस में क्या होते थे, प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। अब मशीन के आगे ये चित्रकला धीरे धीरे क्षीण होता गया। इसके अलावा फोटोग्राफी का आविष्कार हुआ, कैमरा वगैरह जो थे इसके यूज स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं डिजिटली ये कंपेयर नहीं कर पाया, फाइट नहीं कर पाया, अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। लेकिन आज भी हो सकता है कि आपको वर्तमान परिदृश्य से जोड़ के क्वेश्चन पूछ दे कि पटना चित्रकला शैली को अभी भी उभारने के लिए आप क्या करेंगे, तो अभी भी हमारे पुरानी स्टाइल्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसको हम लोग फिर से उभार सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग निष्कर्ष को लिख के इस प्रश्न को समाप्त करेंगे। चलिए अब नोट से हर चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए नोट से आते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पास इतना चीज़ें हो गई कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझ गए होंगे और लिख भी पाएंगे इतना कहने के बाद से, क्योंकि एक मोटा मोटी खाका मैंने आपको बता दिया। पटना शैली क्या है, उसकी विशेषता क्या है और ये कैसे समाप्त हुई, कैसे मुगल शैली से भिन्न था और इसकी आलोचना क्या है, इसमें कमियां क्या थी और इसके समाप्त होने का कारण क्या था। सब बिंदुओं पे, सारे डायमेंशन पे क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ना है कि जो पूछा गया केवल उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि सारे डायमेंशन को आपको फोकस करना है। चलिए अब नोट्स के माध्यम से हम इसको देखते हैं। सीएमई का नोट्स है हमारे पास, उसके माध्यम से आपको चीज़ों को दिखाते हैं और यहाँ मेरे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया। यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया, जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कंपनी शैली, कजली शैली, पटना कलम पुरुषों की चित्रशैली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। आंचलिकता से क्या तात्पर्य है, इसके विशेष संदर्भ में पटना कलम एवं मधुबनी चित्रकला शैली की तुलना करें। जब मधुबनी पेंटिंग हम पढ़ाएंगे पेड बैच में, तो वहाँ हम आपको कंपेयर करके बता देंगे कि उससे किस तरह से पटना कलम भिन्न था। ये सवाल एक बन सकता है। अगर पटना कलम की टोटल हम एक फ्लो चार्ट देखें तो आपको हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देखेंगे कि क्या है, इसकी विशेषता देखेंगे और इसका समीक्षा देखेंगे। विशेषता में 18वीं 19वीं शताब्दी का परिवेश था वो, ये इसको मिक्स्ड शैली या मिश्रित शैली भी कहा जाता है। क्षेत्र कौन कौन थे जहाँ पे इसका विस्तार था, चित्रों किस पे चित्र बनाए जाते थे, चित्रों की विषय वस्तु क्या हुआ करती थी, निर्माण पद्धति इनका क्या हुआ करता था, रंगों का प्रयोग और विविध चित्र किस प्रकार से किया जाता था, इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन तो इसमें दे रखा है, लेकिन आप मेरे हिसाब से भी इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि आप इस तरह से लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा इसका इंट्रो, कि 1760 से लेके पहले आप औरंगजेब को आप बता सकते हैं कि औरंगजेब जब था तो दिल्ली में चित्रकला शैली काफ़ी फली फूली, औरंगजेब से पहले फली फूली, लेकिन औरंगजेब के आते ही कला को संरक्षण नहीं मिला, चित्रकला को। उसके साथ ही मुर्शिदाबाद की तरफ चित्रकार मूव किए और 1760 से लेकर लगभग 1950 तक पटना कलम फला फूला और ये 200 वर्षों का इतिहास पटना चित्रकला की प्रमुख है। और इसमें कुछ इसकी विशेषताओं को लिख के इसका इंट्रो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर यही चीज़ों को दिखाया गया है। उस 1707 औरंगजेब की मृत्यु वाली बात। अब हम लोग मेन बात पे आते हैं और मुद्दे पे आते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। मिश्रित शैली क्या है। पटना कलम के चित्रों को लघु चित्रकला श्रेणी में रखा जाता है, साथ ही यह मिश्रित शैली मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्थानीय शैली, मुगल शैली और ब्रिटिश शैली तीनों का मिक्सचर था। ठीक है। अगर कह रहे हैं कि ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण, कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर यह है कि मुगल शैली में जहां भव्यता का प्रदर्शन चित्रण किया जाता था, दरबार का भव्यता, वही पटना चित्रकला शैली में आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है। यह सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आम जनजीवन का चित्रण किया गया है। वास्तव में यह शैली मूलतः स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित था, यह हमने बता दिया। इसका क्षेत्रीय विस्तार हमने बता दिया आपको ऑलरेडी कि दानापुर पटना, दानापुर आरा, लोधी, कटरा, ये पटना का जगह है सारा। मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला और मच्छरहट्टा क्या था, इसका मेन एरिया था जिधर ये चित्रकला फैली। आपको मैप के माध्यम से इसको आप दिखा सकते हैं, इन क्षेत्रों में ये फला फूला था। गंगा के किनारे चित्रों की अवस्थिति किस पे होती थी, मैंने बताया था कागज पे हुआ करता था, हाथी दांत पे, और कभी कभी आप धातु और शीशा पे भी आप इसको दिखा सकते हैं। मैंने इतना आपको शॉर्टकट में बता दिया कि आप आसानी से इन चीज़ों को लिख सकते हैं। विषय वस्तु क्या हुआ करते थे, इसके विषय वस्तु को आपको देखा गया है। विषय वस्तु आम जनजीवन के, ऐसे लिख सकते हैं, आम जनजीवन के विषय वस्तु हुआ करते हैं, जिसमें या तो पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण किया जाता था, या मानव चित्रण किया जाता था, मानव का फिगर, या पक्षियों का चित्रण किया जाता था। इसमें देखिएगा तो भारतीय आम जनजीवन के चित्रण में आप देख सकते हैं कि खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता बढ़ई, लोहार, सोनार, रंगरेज आदि का चित्रण किया जाता था। ये किसमें? आम जनजीवन में, भारतीय जनजीवन की बात की, पारंपरिक आम जनजीवन में। मानव चित्रण में किस चीज़ का ये लोग चित्रकारी करते थे, इनका विशेषता बताया गया है कि इसका क्या होता था, गहरी आंखें होती थी,
मानव जब बनाए जाते थे तो भारी भौहें होते थे, नुकीले नाक होते थे, पतला चेहरा होता था, पुरुषों की बड़ी मूछें हुआ करती थी। ऑलरेडी हमने बता दिया इसके बारे में। जब पक्षी के चित्र बनाते थे तो इसमें आप पढ़ लीजिए, इस चित्रशैली में पक्षियों का भी सूक्ष्मता पूर्वक चित्रण है, जिसका प्रमुख लक्षण जीवंतता है। मुगल कला शैली में जहांगीर, कालीन, मंसूर जैसे चित्रकार का पक्षी चित्रण विशिष्ट है, वो बताया गया, उसकी जानने की जरूरत नहीं है। अब आपने कितने कितने चीज़ों को देख लिया। एक तो आम जनजीवन में देख लिया, दूसरा मानव का देख लिया, पशु पक्षियों का देख लिया, चित्रकला निर्माण पद्धति क्या थी इनका, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं कि पटना चित्रकला शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता चित्र निर्माण पद्धति से संबंधित है। सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख खींचा जाता था, और चित्रकारी में क्या वही चीजें दिखाई गई कि पहले आरेख खींचा जाता था, फिर उसमें रंग भरा जाता था। परंतु पटना चित्रकला शैली अलग थी, इसलिए हमने पहले भी बताया कि चित्रों का आरेखन और रंगन प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ चलती थी। इतना उनको हाथ पे कंट्रोल था। इसके लिए ब्रश अर्थात तूलिका के माध्यम से आरेख निर्माण कर रंग भरना साथ साथ होता था। तूलिका ब्रश से ही क्या ये लोग ड्राइंग करके उसमें कलर साथ साथ भरने लगते थे, यही इसकी खास बात थी। चित्रों के निर्माण की यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जानी जाती थी। इस चित्रकला शैली में एक माध्यम से ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें लैंडस्केप या फिर कह सकते हैं इसमें बॉर्डर या बैकग्राउंड पृष्ठभूमि नहीं हुआ करती थी, या बॉर्डर वाइट टाइप के दिखते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है, वाइट टाइप का हर चीज़ दिख रहा है। हर चीज़ें बता चुका हूँ, आपको आसान लगेगा। इसमें कलर्स की बात किया तो गहरा लाल, हरा, गहरा भूरा, गहरा पीला, गहरा नीला आदि कलर का प्रयोग किया जाता था। फास्ट लेके चल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब प्रमुख कलाकारों की बात किया जाए तो प्रमुख ये पुरुषों ही कलाकार पुरुष मेन होते थे। हमने बताया 2 महिलाएं भी थी, आपको कमेंट करके बताना है, इसीलिए इसको पुरुष शैली भी हम कहते हैं। अब इसमें आप कलाकारों को देखिएगा तो 18वीं शताब्दी में सेवक राम थे। इनका संबंध किससे था? इस शैली से प्रारंभिक चित्रकार थे कौन? सेवक राम। स्टार्टिंग इन्होंने किया। 19वीं शताब्दी में आइएगा तो हुलास लाल थे। हुलास लाल ये धार्मिक चित्रों से संबंधित है, जैसे होली का, दिवाली का आदि हिंदू त्योहारों का ये जीवन चित्रण करते थे। महादेव लाल ये सारे चित्रकार हैं। महादेव लाल रागिनी गंधारी का चित्र, जिसमें नायिका के विरह का मार्मिक चित्रण अजंता के गुफा संख्या 16 में दिखाया गया है। मतलब वहीं विरह, प्रेम विरह की चीज़ें महादेव लाल ने दिखाया था। माधव लाल ने बीड़ा बजाती विरहनी नायिका को दिखाया था। शिवदयाल साहब ने क्या दिखाया था? मुस्लिम निकाह से संबंधित चित्र, गंगा जमुना तहजीब का प्रतीक, जिसमें कलाकार हिंदू परंतु मुस्लिम परंपरा का चित्रण है, जैसे जायसी मुस्लिम कवि। परंतु ये सब चित्रकार जो प्रमुख चित्र बनाए हैं उनके बारे में बताया गया है। यमुना प्रसाद बेगमों की शराबखोरी, जो दरबार में बेगम शराब और पिया करती थी, यमुना प्रसाद ने उसको चित्र के माध्यम से दर्शाया है। राधा मोहन बाबू, इन्हें पटना कलम का पारखी माना जाता है। छवि चित्रण के आचार्य पटना कलम महाविद्यालय के संस्थापक थे। और आखिरी चित्रकार जिनका नाम था ईश्वरी प्रसाद, इनको आप देख सकते हैं इस शैली के अंतिम दौर के कलाकार। इनके कलकत्ता निवास के कारण इस शैली की प्रमुख कलकत्ता केंद्र बन गया, और इसके साथ ही इनके बाद से कला 1949 में मरने के बाद से समाप्त हो गया। कुल मिलाजुला के कहा जाए तो आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं। इसमें कमियां बताई गई, इसमें बॉर्डर नहीं हुआ करते थे, इसमें लैंडस्केप नहीं हुआ करते थे, और नीचे कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष लिखा हुआ है। आप निष्कर्ष पढ़ सकते हैं कि कुल मिलाकर पटना कलम चित्रकला शैली न सिर्फ बिहार की गौरवशाली परंपरा वरन भारतीय कला परंपरा की भी अमूल्य धरोहर है। इस शैली के चित्र अपने विषय वस्तु में सामान्य जनजीवन को सूक्ष्मता के साथ अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, और उससे इस शैली जिसके चित्रों की प्रासंगिकता हम हमेशा बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये पटना कलम शैली समाप्त हुआ। अब एक एक्स्ट्रा जो सवाल बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम जानेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं और इस बेहतरीन नोट्स को पाना चाहते हैं और हमारे साथ इस बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो आप अगर विघ्नर्स है चाहे पुराने हैं, आप 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करिए और हमारे साथ जुड़िए। एक बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करके अंतिम लक्ष्य को आपको हम प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो सेशन कैसा लगा, सब लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट आपका महत्वपूर्ण है, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।